हाय, दिस इज़ रीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़ फॉर सी टैट एंड आज है हमारा डे 32। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, और इसमें हम रिफ्रैक्शन का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। ओके, लाइट, शेडो, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये चारों टर्म्स हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एंड अलोंग विद इट इसके जितने भी PYQs आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं आपके सी टैट में, वो सारे भी कर लेंगे। आपको दिखा देती हूँ, अराउंड 10 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से पहले लाइट चैप्टर पूरा डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, ट्रांसपेरेंट ऑपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, शेडो फॉर्म कैसे होती है, पिन होल कैमरा क्या है, इसकी वर्किंग देखेंगे, कैलिडोस्कोप इसकी वर्किंग, एंड उसके अलावा हम करेंगे पेरिस्कोप कैसे वर्क करता है, रिफ्लेक्शन के लॉज, एंड देन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके अलावा रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन के भी लॉज हम डिस्कस करेंगे, स्नेल्स लॉ भी देखेंगे, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इस टॉपिक से, लाइट चैप्टर से, तो ये चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। लाइट चैप्टर इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी लिए हैं मैंने। ठीक है, कि अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो किस तरह से पूछा जाएगा, तो वो आपको एग्जांपल समझाने के लिए लिया हुआ है। एंड ये कुछ 10 क्वेश्चंस हैं, PYQs ही हैं ये सारे भी, इसी चैप्टर से हैं। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, 8, 9 एंड टोटल 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखते हैं, आज ही डिस्कस कर लेते हैं थ्योरी के साथ ही क्वेश्चन आंसर भी। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। चलिए आते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशू साइंस अकेडमी पे मिलेंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लाइट। अच्छा, लाइट ना काफ़ी वास्ट टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है, तो आज तो हम लाइट करेंगे, शेडो, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। उसके बाद अपकमिंग क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिरर डिस्कस करेंगे, मिरर का अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिरर में इसकी रे डायग्राम्स भी डिस्कस करेंगे, रे डायग्राम्स। ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर क्या है, प्लेन मिरर क्या है, उसके अलावा लेंस के भी हम रे डायग्राम डिस्कस कर लेंगे। एंड वन मोर टॉपिक इज़ आई, ह्यूमन आई डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक अलग अलग वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, मतलब मिरर का अलग वीडियो में मिलेगा, लेंस अलग वीडियो, आई अलग वीडियो, क्योंकि काफ़ी लेंदी टॉपिक है तो एक साथ कवर नहीं कर सकते इनको। तो आज हम लाइट डिस्कस कर रहे हैं, लाइट, शेडो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके अलावा ये जो 3 टॉपिक हमारे रह जाएंगे, मिरर का, लेंस एंड आई, ये अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट एक्चुअली क्या करती है, इट एनेबल्स अस टू सी। लाइट की हेल्प से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं, हम जो एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ये कलरफुल वर्ल्ड हम देख पा रहे हैं, ये किसकी वजह से देख पा रहे हैं, लाइट की वजह से ही। और हाउ लाइट एनेबल्स अस टू सी, बिकॉज हम अपनी आंखों से ही देख रहे हैं ना ये सारी चीज़ें, तो हमारी आइज़ में लाइट जो है एंटर करती है, उसके बाद ही हम जो है किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, उसका क्या कलर है, कैसी चीज़ है, वो सारी देखने में लाइट का होना भी ज़रूरी है, प्लस आईज का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो लाइट भी होनी चाहिए और आईज भी होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें रिफ्लेक्शन होती है, उसके बाद ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, क्या है, ये सब देख लेते हैं। ठीक है, सो लाइट एनेबल्स अस टू सी। उसके अलावा देखिए क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई यहाँ इमेज को देखिए, इसको, ये फ्लावर का एक इमेज है। अब क्या होगा, किसी भी सोर्स से लाइट आएगी, मान लीजिए यहाँ सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आई, इस तरह से लाइट आएगी ट्रैवल करते हुए। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, बिकॉज लाइट जो है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। ठीक है, इस तरह से लाइट ट्रैवल करेगी एंड ये क्या करेगी, इस फ्लावर को रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे ही इस फ्लावर को रिफ्लेक्ट करेगी ये लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्ट करके इट बाउंसेस बैक, वापस बाउंस करेगी और हमारी आइज़ में ट्रैवल करेगी। ठीक है, हमारी आइज़, जैसे ही हमारी आइज़ के अंदर एंटर करेगी लाइट, तो क्या होगा, हमारी आइज़ में रेटिना पे इसकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, रेटिना पे इसकी इमेज, इस फ्लावर की इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर क्या होगा, रेटिना क्या करेगी, इस लाइट को
इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगी। किस में कन्वर्ट कर देगी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगी। लाइट को रेटिना ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू जब आई पढ़ेंगे, उसमें हम आइज़ का हर एक पार्ट डिटेल में देखेंगे, तब देखेंगे कि रेटिना कहाँ है, आइज़ कहाँ है। रेटिना बैक पार्ट ऑफ द आई है, वहीं पे ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या, ये ऑप्टिक नर्व क्या करेगी, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, इनको हमारे ब्रेन को भेज देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन में चले जाएंगे और ब्रेन फिर बताएगा कि ये क्या चीज़ है, किसका कलर क्या है, शेप क्या है, साइज़ क्या है। ठीक है, तो फिर ब्रेन हमें बताएगा कि ये चीज़ क्या है। वो ब्रेन क्या करेगा, उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करेगा, सिग्नल्स को ट्रांसलेट करेगा। तो जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हम जो सामने देख रहे हैं वो चीज़ क्या है, उसका कलर क्या है, शेप एंड साइज़ क्या है। ठीक है, तो आई होप इतना पता आपको समझ आया होगा कि हाउ लाइट हेल्प्स अस टू सी। देखिए, लाइट ट्रैवल की किसी भी ऑब्जेक्ट जिसको भी हम देख रहे हैं उस पर रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके इट बाउंसेस बैक टू आवर आई। आइज़ में जो रेटिना का पार्ट है उस पर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। रेटिना पे जब इमेज फॉर्मेशन होएगी तो वो क्या करेगी, इस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगी एंड ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन के पास जाएंगे और ब्रेन उस चीज़ को इंटरप्रेट करेगा, उस चीज़ को बताएगा कि ये चीज़ जो हम देख रहे हैं वो क्या है, उसका शेप क्या है, साइज़ क्या है, कलर क्या है। तो आई होप आपको समझ आया होगा किसी भी चीज़ को हम कैसे देख पाते हैं, विद हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, देखिए, लाइट स्टार्ट फ्रॉम अ सोर्स एंड बाउंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वो सोर्स लाइट का कुछ भी हो सकता है, सन है, कैंडल है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, कुछ भी हो सकता है सोर्स ऑफ लाइट। ओके, सो लाइट स्टार्ट फ्रॉम अ सोर्स एंड बाउंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ बाउंस ऑफ करेगी, टकराएगी, विच आर परसीव्ड बाय आवर आइज एंड आवर ब्रेन प्रोसेस दी सिग्नल विच इवेंचुअली एनेबल्स अस टू सी, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि लाइट एनेबल्स अस टू सी एंड हाउ लाइट एनेबल्स अस टू सी विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इट इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। It is called rectilinear propagation of light. Second is it is an electromagnetic wave. जो light है, light जो है ना, it is an electromagnetic wave. Now what is electromagnetic wave? Electromagnetic wave means light composed of both electric and magnetic waves. Electromagnetic wave क्या है? Electromagnetic wave means it is composed of both electric and magnetic wave. Composed of both electric, उसके नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, both electric and magnetic waves. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स, मतलब ये जो लाइट है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों वेव से मिलके बनी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू फ्लो। लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए फ्लो करने के लिए। जैसे हमने देखा था साउंड को ट्रैवल करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए होता है, तभी वो ट्रैवल कर पाता है। उसी तरह लाइट जो है ना, लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, next property is the speed of light in vacuum or air is 3 into 10 raised to power 8 meter per second and light cast shadow. light क्या करती है? shadow cast करती है। जब भी light के रास्ते में कोई opaque object आएगा तो उस object की एक shadow बन जाएगी, एक image formation हो जाएगी जिसे हम shadow कहते हैं। तो ये कुछ 4 properties हैं light की। ठीक है, next is reflection. what is reflection? 2 terms हैं, एक reflection है, एक refraction है। तो पहले reflection समझिए। reflection क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक मिरर है। ठीक है, जैसे ही लाइट रे आएगी सोर्स से, सन से आई या किसी भी सोर्स से आ रही है लाइट आएगी, ये जो लाइट आ रही है, जैसे ही लाइट आएगी इस मिरर पे टकराई, इस तरह से लाइट आई और ये इस मिरर पे यहाँ पे बाउंस करेगी। ठीक है, जैसे ही यहाँ टकराएगी, यहाँ से टकरा के वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो लाइट रेज आ रही हैं यहाँ से, जो यहाँ पे टकरा रही हैं, इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। ओके, और जो टकरा के वापस रे जा रही है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या है? इंसिडेंट रे आई, यहाँ ऑब्जेक्ट पे टकराएगी एंड इट रिफ्लेक्ट बैक विच इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और बीच में, इनके बीच में इस तरह से एक नॉर्मल लाई करेगा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है,
तो इसका ये लॉ भी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं ना ये तीनों, ठीक है। उसके अलावा एक और लॉ है, वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ है रिफ्लेक्शन के, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं तीनों। उसके अलावा जो सेकेंड लॉ है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। और अगर कोई लाइट रे पैरेलली इस तरह से मिरर है, पैरेलली अगर रिफ्लेक्ट करती है तो इट बाउंसेस बैक विद द सेम एंगल से वापस चली जाएगी, और वो कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलरली ये लाइट रे बाउंस की वापस इसी रास्ते पे चली जाएगी, तो ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट हिट्स अ सरफेस, सम ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड, सम पासिस थ्रू, सम बाउंसेस बैक। कुछ सम अमाउंट ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ जो है इसके थ्रू पास हो जाएगा, एंड कुछ जो है बाउंस बैक कर जाएगा। तो ये जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ओके। नेक्स्ट टर्म इज रिफ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन हमने किया कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, उसी तरह रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस तरह से लाइट रे आई, मान लीजिए हमारे पास दो मीडियम है, ये है हमारा एयर है, और जो हमारा मीडियम है मान लीजिए एयर है या वाटर है, नहीं एयर तो ऊपर ले ली, सॉरी हमने, ये वाटर है, ठीक है। लाइट रे आएगी एयर से ट्रैवल करते हुए, जैसे इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आ रही है, जैसे ही वो वाटर में एंटर करेगी तो क्या होगा, वाटर में एंटर करेगी तो क्या करेगा, ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब लाइट रे वेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, इसके भी दो केस हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी रिफ्रैक्शन में आपको यही समझना है, रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। So refraction क्या है, it is the bending of light when it passes from one medium to another. The bending is caused due to the difference in density between the two substances. लाइट जो बेंड कर रही है वो क्यों कर रही है, दोनों की जो डेंसिटी है उनमें डिफरेंस है, दैट्स वाई जो ये लाइट रे है ये बेंड कर जाएगी। एयर जो है लेस डेंस है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो जैसे ही लेस डेंस से ज़्यादा डेंस वाली चीज़ पे लाइट जाएगी तो ये क्या करेगी, बेंड कर जाएगी, ठीक है। बेंड क्यों करती है, ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन द टू सब्सटेंसेस, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, दैट्स वाई वो जितनी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी किसी सब्सटेंस की, उतनी ही लाइट जो है बेंड कर जाएगी, ठीक है। तो ये था रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन क्या था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, एंड रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। आगे कुछ मैंने स्लाइड्स ली हुई उसमें इन डिटेल करेंगे रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। अभी जस्ट आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ताकि आगे ये टर्म्स यूज़ करूँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, और रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट, ओके, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो आई होप ये दोनों टर्म्स आपको समझ आ गई होंगी, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, ओके। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, लाइट ट्रैवल फास्टर इन एयर देन इन वाटर, सो व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम एयर टू वाटर इट चेंजेस डायरेक्शन। जैसे ही एयर से वाटर में ट्रैवल करेगी लाइट, इस तरह से एयर से वाटर में जैसे ही ट्रैवल किया तो ये क्या करेगी, बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। चलिए, हो गया रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है, What is the difference between luminous and non-luminous objects? अब luminous और non-luminous object में क्या डिफरेंस है? luminous objects क्या होते हैं, ऐसे objects which emit their own light, जिनकी अपनी लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल सन की अपनी लाइट है ना, सन की अपनी लाइट है, कैंडल जलाओगे वो अपनी लाइट दे रही, इलेक्ट्रिक टॉर्च आप ऑन करोगे वो अपनी लाइट दे रहा है, तो दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब जिसकी अपनी लाइट होती है। सेकेंड इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मीन्स उसकी अपनी लाइट नहीं होती, which do not have their own light. उनको हम कैसे देख पाते हैं, which are seen when light from another sources reflect off them. जैसे हमने एग्जाम्पल वाला फ्लावर वाला हमने एग्जाम्पल लिया तो फ्लावर की कोई अपनी लाइट थोड़ी है जिसकी वजह से हम उसको देख पा रहे थे, हम इसलिए देख पा रहे थे क्योंकि उस पर रिफ्लेक्शन हो रही थी सनलाइट की, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी दैट। तो किसी भी चीज़ को हम तभी देख पाते हैं जब
सोर्स ऑफ लाइट इज़ प्रेजेंट ओवर देयर, और उसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन हो रही है उसी वजह से हम क्या करते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मून है, मून की अपनी लाइट नहीं है, सन की रिफ्लेक्शन की वजह से हम मून को देख पाते हैं। चेयर, टेबल, कुशन, पिल्लो, बेडशीट, कुछ भी ले लीजिए ठीक है, सारी चीज़ें जो हम देख पा रहे हैं वो किसकी वजह से देख पा रहे हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये टर्म्स यूज हो जाती हैं, इन टर्म्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टर्म्स एक्चुअली हैं क्या, ट्रांसपेरेंट, ओपिक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। पता भी होगा आपको ऑफ कोर्स, बट सिलेबस का पार्ट है तो हम डिस्कस करेंगे सारा ही, कुछ भी हम छोड़ के नहीं चलेंगे। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू दैम विदाउट गेटिंग स्कैटर्ड। ओके, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने में से क्रॉस करने देते हैं, उन सब्सटेंस को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ग्लास। ओके, सेकेंड इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जो विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम पार्शियली मतलब सम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो पास हो रही है, सम अमाउंट ऑफ लाइट पास नहीं हो पा रही, उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल बटर पेपर। इसलिए आपने देखा होगा बटर पेपर के दूसरी साइड अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको काफ़ी ब्लर सा दिखेगा। वो ब्लर क्यों दिखता है, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो तो ट्रैवल हो रही है, बट सम अमाउंट ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाती है। दैट्स वाई हमें जो दूसरी साइड की ऑब्जेक्ट है, दूसरी साइड का चीज़ है, वो हमें ब्लर दिखती है, क्लियर नहीं दिखती। ठीक है, ट्रांसपेरेंट के केस में क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल साफ दिखता है। क्यों दिखता है, बिकॉज इसमें से सारी लाइट पास होके प्रॉपर दूसरी साइड चली जाती है, बट इसमें से लाइट ट्रैवल नहीं हो पा रही, सम अमाउंट ऑफ लाइट इज ट्रैवल एंड सम अमाउंट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, दैट्स वाई हमें जो वो ऑब्जेक्ट दिखता है वो ब्लर दिखता है। थर्ड इज ओपेक ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम, जो किसी भी लाइट को अपने में से पास ही नहीं होने देता, उसे हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वुड हो गया, टेबल हो गया, बुक होगी। अगर आप वुड की दूसरी साइड देखने की कोशिश करोगे, आपके पास वुडन का एक लॉग है मान लीजिए ये, तो आप अगर इसके दूसरी साइड देखने की कोशिश करोगे तो क्या आप उसकी दूसरी साइड देख पाओगे, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। इसमें से जो भी लाइट आ रही है ना वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जा रही है इस तरह से। सो दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू सी अनदर साइड ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, और ये ओपेक ऑब्जेक्ट शैडो फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है शैडो फॉर्मेशन। अब शैडो फॉर्मेशन कैसे होती है, सनलाइट आ रही है यहाँ से, मान लीजिए ये सनलाइट, ठीक है, जैसे ही लाइट के आगे मान लीजिए ये कोई पेड़ है, ठीक है, तो अब शैडो फॉर्मेशन कैसे होती है, ये पेड़ जो है एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, तो जैसे ही लाइट इस तरह से जाएगी, लाइट आगे तो क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो इसकी जो है लाइट यहाँ पे इसकी शैडो फॉर्मेशन हो जाएगी, शैडो बन जाएगी इस पेड़ की, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, शैडो ही कहते हैं ऑफकोर्स। ठीक है, अच्छा, शैडो फॉर्मेशन में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जिस साइड से लाइट आती है ना उसी के फ्रंट में इमेज बनती है। फॉर एग्जांपल इधर आप देखिए शैडो बनती है, सॉरी, इस इमेज को देखिए, ये हमारा सन है, सनलाइट जिस साइड से आएगी उसके ऑपोजिट साइड में शैडो फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे सनलाइट यहाँ से आ रही तो शैडो फॉर्मेशन यहाँ बनेगी, मतलब जिस साइड से लाइट आ रही है उसी साइड उसकी शैडो फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सो अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट. A shadow needs a screen where it is formed, for example ground wall of a room etc. Shadow formation होने के लिए, shadow बनने के लिए स्क्रीन होना ज़रूरी है ना, वो स्क्रीन कुछ भी हो सकती है, वॉल है, ग्राउंड है, या कोई भी चीज़ है जहाँ जो हमारी शैडो फॉर्मेशन हो रही है. Shadow gives us an idea about the shapes of different object. Also, it can even mislead us about the shape of different object. एग्जैक्ट शेप का नहीं पता चल पाता. कुछ शेप्स ऐसी हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप कोन को देखोगे तो कोन आपको ट्रायंगल की तरह दिखेगा. ठीक है, तो ये हमें मिसगाइड भी करती है. एंड उसके अलावा चलो ये तो हो गया शैडो फॉर्मेशन. शैडो फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ओपेक ऑब्जेक्ट जो है उसके रास्ते में आता है, लाइट को रोकेगा और उसकी शैडो फॉर्मेशन हो जाएगी उसके सामने. ठीक है, नेक्स्ट है पिन होल कैमरा. पिन होल कैमरा क्या है,
पिन होल कैमरा मतलब उसमें एक पिन साइज़ का होल होगा। एक कैमरा हमने बनाया है एक बॉक्स से, हमने एक बॉक्स लिया, इस तरह से हमारे पास एक बॉक्स है, कार्डबोर्ड बॉक्स। इसके यहाँ पे हमने एक छोटा सा होल कर दिया पिन शेप का। यहाँ पे हमने एक ट्रांसलूसेंट शीट लगा दी जिसके ऊपर स्क्रीन इमेज फॉर्मेशन होगी। यहाँ हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लीजिए कैंडल रख दी हमने, ठीक है। जैसे ही कैंडल ऑन की, इस तरह से लाइट रेज जो है यहाँ ट्रैवल करेंगी, ठीक है, इस तरह से ट्रैवल करती हैं और इमेज फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। तो आपको इसमें ये याद रखना है, जो पिन होल कैमरा है उसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगी ना वो ऑपोजिट होगी, उल्टी होगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगी दिस इज इन्वर्टेड एंड रियल इमेज फॉर्मेशन। इसमें जो इमेज बन रही है दिस इज रियल इमेज, ओके। ये जो इमेज है रियल इमेज है एंड इन्वर्टेड इमेज हो रही है, ठीक है। एंड इसमें क्या हो रहा है, टॉप इज अपेयर टू बी डाउन एंड डाउन इज अपेयर टू बी टॉप, तो इसलिए उल्टी इमेज बन रही है, इसमें इन्वर्टेड इमेज बनेगी। द पिन होल कैमरा इज एलिमेंट्री कैमरा। एलिमेंट्री कैमरा मीन्स एक टेम्प्रेरी कैमरा है, दिस इज नॉट अ कैमरा, एक टेम्प्रेरी कैमरा है जिसमें लेंस कुछ नहीं है, लेंस वेंस कुछ नहीं है, जिसमें जो कैसे वर्क कर रहा है विद द हेल्प ऑफ light, with the help of rays of light, okay. Pinhole camera is a simple optical device that projects an image onto screen using a tiny hole to focus light को फोकस करके यहाँ पे इसकी दूसरी साइड जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है उसी को हम कह रहे हैं पिन होल कैमरा, ठीक है। मतलब इसमें एक टेम्प्रेरी कैमरा है, दिस इज़ नॉट परमानेंट कैमरा, दिस इज़ नॉट एलिमेंट्री कैमरा। एक होल के थ्रू लाइट रेज एंटर करेंगी और इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन होगी। इसमें जो इमेज बनेगी आपको ये याद रखना है, पिन होल कैमरा में जो इमेज फॉर्मेशन होती है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। चलिए वर्किंग कैसे करता है आपको बता दिया, इसकी वर्किंग कैसी है। लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पास थ्रू द टाइनी पिन होल एंड क्रिएट एन इन्वर्टेड इमेज ऑन द स्क्रीन। दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द पिन होल इज सो स्मॉल दैट इफ इट ओनली अलाउ अ नैरो बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट टू पास थ्रू। इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे होल है, काफ़ी छोटा होल है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर नहीं करेगी, तो रे ऑफ लाइट इस तरह से एंटर करेगी। इसमें एक रे ये गई, एक रे ये गई, तो यहाँ पे इस तरह से इसकी इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। ये जो इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड होगी। पिन होल कैमरा में कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा के क्या क्या यूजेस हैं। पिन होल कैमरा कैन बी यूज टू सी सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्री और अ बिल्डिंग. इट इज ऑल्सो यूज टू सी द व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन अ ब्राइट सनलाइट. द पिन होल कैमरा कैन ऑल्सो बी यूज टू सी सोलर एक्लिप्स. ओके, नेक्स्ट इज कैलिडोस्कोप. कैलिडोस्कोप क्या है? अब कैलिडोस्कोप से ना एक कलरफुल सा पैटर्न बनता है. और ये जो कैलिडोस्कोप है ये किसने डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट थे, डेविड ब्रूस्टर, अ स्कॉटिश इन्वेंटर. ही इन्वेंटेड कैलिडोस्कोप ऑन जुलाई 10th 1817. 10 जुलाई 1817 को कैलिडोस्कोप इन्वेंट किया था. किसने? डेविड ब्रूस्टर ने. ये कैलिडोस्कोप क्या है? इसमें कलरफुल पैटर्न बनते हैं. कैसे बनते हैं? कैलिडोस्कोप कैसे बनता है? इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ऑप्टिकल नाम जहाँ भी आए इट मीन्स लाइट की बात हो रही है, विद द हेल्प ऑफ लाइट. ठीक है, ऑप्टिकल का मतलब ही होता है लाइट की हेल्प से जो इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है. सो इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट क्रिएट्स सिमेट्रिकल कलरफुल पैटर्न्स यूजिंग मिरर्स एंड लूज कलर्ड ऑब्जेक्ट. इट वर्क्स बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट मल्टीपल टाइम्स थ्रू मिरर्स अरेंज्ड एट एन एंगल, प्रोड्यूसिंग अ विजुअली कैप्टिवेटिंग इफेक्ट. कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव इफेक्ट. The word kaleidoscope is derived from Greek words meaning beautiful form to see. Kaleidoscope का मतलब ही क्या है? इसका मतलब है beautiful form to see. ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, कैलिडोस्कोप की वर्किंग कैसे है, कैसे बनता है, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. देखो क्या होता है ना, इस तरह से हमारे पास हम क्या करेंगे ना, 3 ग्लास की हमने मिरर स्ट्रिप्स ले ली, 3 मिरर की स्ट्रिप्स ले ली हमने. इस तरह से 3 स्ट्रिप्स ले लेंगे इस तरह से, और इन तीनों स्ट्रिप्स को हम इस तरह से जोड़ेंगे कि वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाए. ठीक है, 3 स्ट्रिप्स को हम आपस में जोड़ देंगे ताकि वो एक इस तरह से ट्रायंगल बन जाए. ठीक है, अब हमारे पास एक कार्डबोर्ड ट्यूब है. इस कार्डबोर्ड ट्यूब में इसको प्लेन मिरर स्ट्रिप्स को हम अंदर डाल देंगे इसके. उसके बाद एक साइड में यहाँ पे हमने 3 डिस्क ली हैं. कार्डबोर्ड डिस्क विद होल, एक कार्डबोर्ड की डिस्क है जिसमें होल होगा जिसके थ्रू हम चीज़ों को देख पाएंगे. इस तरह से हमारा कार्डबोर्ड ट्यूब है. यहाँ पे इस डिस्क को फिट कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा होल हमने रखा है ताकि हम यहाँ से देख पाएँ चीज़ों को. उसके अलावा जो 2 डिस्क है, एक तो डिस्क हम सबसे नीचे लगाएंगे. ठीक है, इस तरह से प्लेन डिस्क हमने यहाँ लगा दी.
और एक डिस्क हमारे पास ये है ग्राउंड ग्लास डिस्क, ठीक है। 2 डिस्क हमने यहाँ लगा दी। तो ये नीचे वाली जो डिस्क है इस पर हमने कलरफुल चीज़ें रख दी। मान लीजिए कोई ब्रोकन पीसीज ऑफ कलरफुल बैंगल्स आपने यहाँ रख दिए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से आप चीज़ जैसे ही यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से आप अंदर देखोगे तो लाइट एंटर करेगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन की वजह से ये जो पैटर्न्स हैं ना, बड़े कलरफुल से ब्यूटीफुल से पैटर्न्स आपको जैसे जैसे आप इसको हिलाते जाओगे, रोटेट करते जाओगे, पैटर्न जो है बनते जाएंगे, कलरफुल पैटर्न्स बनेंगे इस तरह से। जैसे प्रीवियस स्लाइड में था ना, इस तरह से कलरफुल से पैटर्न बनेंगे, ठीक है। तो इसी को हम कह रहे हैं कैलिडोस्कोप। अब कैलिडोस्कोप में कितनी इमेजेस बनेगी ये डिपेंड करता है कि जो मिरर हैं वो किस एंगल पे हमने प्लेस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ इमेजेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ इमेजेस फाइंड आउट करने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो इसका फॉर्मूला मैं अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गई कि कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कैलिडोस्कोप को। उसके अलावा कैसे वर्क करता है ये, तो इसको कितने एंगल पे हमने प्लेस किया है, इट डिपेंड्स कि कैसी इमेज बनेगी, ठीक है, कैसे वर्क करेगा। व्हेन लाइट एंटर्स द कैलिडोस्कोप इट बाउंसेस ऑफ द मिरर्स मल्टीपल टाइम्स क्रिएटिंग न्यूमरस रिफ्लेक्शन ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट्स। दिस रिफ्लेक्शन कंबाइन टू फॉर्म सिमेट्रिकल इंट्रिकेट पैटर्न दैट चेंजेस एज द ट्यूब इज रोटेटेड और ऑब्जेक्ट इनसाइड आर मूव्ड। जैसे ही हम ट्यूब को रोटेट करेंगे, अंदर का ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो मल्टीपल जो रिफ्लेक्शंस हैं वो होती जाएंगी और कलरफुल पैटर्न जो है वो बनता जाएगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद इन द मिरर्स आर व्हाट give the kaleidoscope its unique and beautiful visual effects, okay। तो इट डिपेंड्स कि कितनी इमेजेस बनेगी, किस पे डिपेंड करता है, एक फॉर्मूला है उस पर डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ़ इमेजेस अगर फाइंड आउट करनी है आपको तो आप फॉर्मूला लगाओगे 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन द मिरर्स। मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल है दो मिरर्स के बीच में। जो मिरर्स हमने प्लेस किए हैं, मिरर स्ट्रिप्स हमने अंदर लगाई हैं, उनके बीच में कितना एंगल है इस पर डिपेंड करेगा कि जो इमेज फॉर्मेशन होंगी वो कितनी होंगी, ठीक है। तो मान लीजिए उन स्ट्रिप्स को हमने 90 डिग्री पे प्लेस किया है, तो जब भी हम एंगल जो है हमारा इवन नंबर में होगा, जब एंगल हमारा इवन नंबर का होगा ना तो हम -1 करेंगे इसमें से। और अगर हमारे पास एंगल ओड नंबर का है, मान लीजिए 50 डिग्री का एंगल है, तो इसमें से -1 हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इसमें 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर एंगल इवन नंबर में बन रहा है तो -1 करेंगे, अगर एंगल ओड नंबर का है तो -1 हम नहीं करेंगे उसमें से, ठीक है। तो -1 करेंगे अगर इवन नंबर है एंगल का। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 से 0 कटेगा, 9 4 ज़ा 36, 4 - 1 = 3। तो नंबर ऑफ़ इमेजेस जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 3। तो नंबर ऑफ़ इमेजेस फाइंड आउट करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये फॉर्मूला उसके लिए पता होना चाहिए। इवन नंबर में -1 करेंगे, ऑड नंबर में -1 नहीं करेंगे। सो द एक्चुअल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन द मिरर्स एंड कैन बी मैथमेटिकली कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो आई होप कैलिडोस्कोप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आपके पास मानो 3 स्ट्रिप्स हैं, आपके पास एक सर्कुलर ट्यूब है, ग्लास डिस्क है, कुछ कलरफुल पैटर्न, कलरफुल चीज़ें हैं, तो इससे कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप बनाओगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे अभी क्वेश्चन करेंगे ना तब देखना आप। तो इसके लिए आपको इसकी वर्किंग और इसकी कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप के क्या क्या यूजेस हैं। कैलिडोस्कोप प्रोड्यूस ब्यूटीफुल पैटर्न्स दैट आर यूज्ड बाय फैशन डिजाइनर्स एंड कैलिडोस्कोप इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टॉय फॉर एंटरटेनमेंट, ओके। नेक्स्ट आ गया एक थर्ड डिवाइस है, दैट इज पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या है, इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अगेन इट वर्क्स ऑन द लाइट, it works with the help of light actually, that's why it is called optical instrument, which allow ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इन डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। किसी चीज़ को हम डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं तो उसको देखने के लिए हम पेरिस्कोप का यूज़ करेंगे। इट वर्क्स बाय यूजिंग मिरर्स और प्रिज्म टू रिफ्लेक्ट लाइट, एनेबलिंग द यूजर टू सी अराउंड ओवर ऑब्स्टेकल्स। पेरिस्कोप आर कॉमनली यूज्ड इन सबमरीन्स टू व्यू द सर्फेस एंड इन मिलिट्री एप्लीकेशंस। सबमरीन्स में पानी के ऊपर सरफेस पे आपको देखना हो तो आप कैसे देखोगे, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप आप देखते हो। पेरिस्कोप में क्या होता है ना, इस तरह से, यहाँ देखिए, यहाँ बताती हूँ, इस तरह से कार्डबोर्ड बॉक्स ले लीजिए, आप खुद भी बना सकते हो। इसको ले लिया हमने, यहाँ पे हम 45 डिग्री एंगल पे 2 मिरर्स हमने लगा दिए। अब इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 मिरर जो हम यूज़ कर रहे हैं 45 डिग्री पे हम लगा रहे हैं, वो जो चीज़ है, मतलब वो जो डिवाइस है उसका नाम क्या है, उस डिवाइस का नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको वर्किंग पता होनी चाहिए, पिन होल कैमरा कैसे वर्क करता है
उसके अलावा कैलेडोस्कोप कैसे वर्क करता है, उसके अलावा पेरिस्कोप कैसे वर्क करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। ठीक है, ये जो है कार्डबोर्ड बॉक्स ले लिया, यहाँ दोनों साइड पे हम 2 मिरर्स प्लेस कर देंगे एट 45 डिग्री। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ से देखेंगे चीज़ों को, मान लीजिए आप यहाँ से देख रहे हो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, आपको यहाँ देखना है, आपको नहीं पता यहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से आप देखोगे, तो जैसे ही आप देखोगे ना, इस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, तो दैट्स हाउ यू आर एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस इमेज में देखिए, यहाँ पे कोई पेड़ है ऊपर सरफेस पे, और यहाँ पे ऑब्स्टेकल है, एक वॉल है, तो आपको ये पेड़ नहीं दिख रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस पेरिस्कोप यू कैन सी दिस ट्री। ओके, तो आपको पता होना चाहिए पेरिस्कोप कैसे वर्क करता है। हाउ इट वर्क्स आपको बता दिया। पेरिस्कोप टिपिकली कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब विद मिरर्स और प्रिज्म प्लेस्ड एट ईच एंड, टिपिकली एट 45 डिग्री एंगल. Light from the object enter the periscope and reflect off the top mirror, directing the light down the tube. This reflected light then hits the bottom mirror, which redirects the light towards the observer eye, allowing them to see the object. मतलब ये दोनों मिरर जो हैं, जो हमने 45 डिग्री एंगल पे प्लेस किए हैं, यहाँ से लाइट एंटर करेगी, इस पे हिट करेगी, फिर इस पे हिट करेगी, और वापस हमारी आइज वापस इस ऑब्जेक्ट पे हिट करेगी, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देखने में एबल होंगे। ठीक है, तो हाउ इट हेल्प्स आपको पता चल गया। अब आगे है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है एंड रिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन आपको मैंने बताया था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इस तरह से इंसिडेंट रे आएगी, मिरर पे टकराई एंड इट बाउंसेस बैक, और वापस जाती हुई रे को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे है एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और ये इसके बीच में एक नॉर्मल इस तरह से लाई करेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो इसके दो जो लॉज हैं वो क्या हैं। फर्स्ट लॉ मैंने आपको पहले ही बता के आई हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल, ये तीनों जो हैं एक ही लाइन पे, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ इज कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये फर्स्ट लॉ है और ये सेकंड लॉ है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेस स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड द लाइट रे बाउंसेस बैक, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द इंसिडेंट रे दैट लैंड ऑन द सरफेस इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस रे देन बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? दो लॉ हैं, बता दिए. फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सेम प्लेन पे लाई करें ना, एक ही प्लेन पे. उसके अलावा सेकंड इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. आगे हम करेंगे टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन को स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो लाइट रेज आएंगी, जो इंसिडेंट रे आएगी, वो प्लेन सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे लाई करेगी. इसी को हम कह रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. इस तरह से लाइट रेज आई, स्मूथ सरफेस पे लाई करेंगी एंड इट रिफ्लेक्ट्स बैक लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, जहाँ पे जो इंसिडेंट रे है प्लेन सरफेस पे लाई कर रहे हैं, स्मूथ सरफेस पे लाई कर रहे हैं. इफ मैनी पैरेलल रे दैट इज बीम ऑफ लाइट फॉल्स डायरेक्टली ऑन अ स्मूथ सरफेस, देन द रिफ्लेक्टेड बीम फ्रॉम दिस सरफेस इज ऑल्सो पैरेलल एंड डायरेक्टेड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, मेकिंग सेम एंगल विद अ नॉर्मल लाइन. Such reflection of light is called regular reflection. इस तरह से लाइट रेज आई, स्मूथ सरफेस पे लाई करेंगी और पैरेलली ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएंगी. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन. वहीं अगर हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. रेगुलर को स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कह रहे थे एंड इररेगुलर को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कह रहे हैं. तो इसमें क्या होता है, जो सरफेस होता है दैट इज़ नॉट स्मूथ, इसमें क्या है, रफ सरफेस पे लाई करती है. जो इंसिडेंट रे आई, ये रफ सरफेस पे लाई कर रही है, तो इसी को हम कह रहे हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, if many parallel ray, that is beam of light, falls on the rough surface, then the reflected ray is not parallel but spreads here and there over wide area. Such type of reflection is called irregular or diffuse reflection. और इसमें एक और चीज़ आप याद रखोगे कि ये जो रिफ्लेक्शन है, इसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तो क्या ही रहे हैं, बट इसमें जो है ना, इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है. इसमें इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि पैरेलली ये जा ही नहीं रही, कहाँ मीट करेंगी, तो कहीं भी जा रही है, तो ये कहीं मीट नहीं करेंगी. सो दैट्स वाई नो इमेज फॉर्मेशन वुड बी टेक्स प्लेस ओवर हियर. ठीक है, तो रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन आपको समझ आया होगा. ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया हमारा
टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो गए। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रिफ्रैक्शन। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो ध्यान से सुनना। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देन चैप्टर इज कंप्लीट। ये रिफ्रैक्शन लास्ट टॉपिक है। रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और स्नेल्स लॉ क्या है, उसकी रिफ्रैक्शन क्या है, ये करेंगे। एंड उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो अराउंड कितना टाइम हो गया, अभी 30 मिनट्स ही हुए हैं। चलिए देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या है। सो रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ अ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो लाइट एंटर करती है तो क्या कर जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज में देखिए इस तरह से पेंसिल थी, जैसे ही लाइट आई, लाइट आ रही है इस तरह से स्ट्रेट लाइन में, जैसे ही एयर से वाटर में लाइट एंटर करेगी ना तो लाइट क्या करेगी, तो अपनी जगह से इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल है तो ये क्या कर जाएगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी। तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस तरह से रे आई, इंसिडेंट रे जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो ये क्या करेगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और बेंडिंग क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। बिकॉज जो डेंसर मीडियम होता है ना, डेंसर मीडियम की जो डेंसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है, सो स्पीड ऑफ लाइट बिकम स्लो। डेंसिटी ज़्यादा है इस ऑब्जेक्ट, मान लीजिए वाटर है ना, तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम है उसकी उतनी ही ऑप्टिकल डेंसिटी होगी और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में दो केस बनते हैं। कैसे, क्या केस बनते हैं? फर्स्ट केस है जब लाइट एंटर फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो इस तरह से इंसिडेंट रे आई, इस फिगर को देखिए यहाँ पे, ये इस तरह से इंसिडेंट रे आई, ये हमारा फर्स्ट मीडियम है एयर मान लीजिए, एंड दिस इज़ आवर सेकंड मीडियम। इसे कुछ भी मान लीजिए, वाटर मान लो, ग्लास मान लो, कोई भी मीडियम मान लो, सेकंड मीडियम है, ठीक है। तो जैसे ही ये इंसिडेंट रे आई, जैसे ही इसने इस ग्लास के अंदर एंटर किया तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल है, इसके टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा केस 1 है कि जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो जो लाइट है, रे है, इट रिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसमें जो केस बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इट इज़ ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। सेकेंड केस क्या है, when light travel from denser to rarer medium। जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है तो क्या होगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट आई एंड नाउ डेंसर टू रेयर, डेंस मीडियम से आई और रेयर मीडियम पे जा रही है लाइट। मान लीजिए ये हमारा ग्लास है या वाटर है, ग्लास मान लीजिए, और ये है हमारी एयर। जैसे ही डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारा जो है ये नॉर्मल है एंड ये लाइट जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। वैसे जनरली इसको कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, बट इसने क्या किया, बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हम नॉर्मल है, इसके अवे चली गई। जब रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयरर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। रेयरर टू डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड डेंसर टू रेयरर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर टू रेयरर क्या हो रहा है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा, लाइट रेज जो है कहाँ रिफ्रैक्ट करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। डेंसर टू रेयर आएगी, लाइट जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दोनों केस आपको याद होने चाहिए, दो केस बनते हैं रिफ्रैक्शन में, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है, रिफ्रैक्शन आपको समझ आ गया क्या है। रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या था, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या था, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बेंड अ लाइट। उस मटेरियल की कितनी एबिलिटी है उस लाइट को बेंड करने की, उसी को कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बेंड अ लाइट व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो उसकी जो एबिलिटी है ना, उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं। रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बेंड अ
लाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ नीचे इस इमेज पे देखेंगे ना, तो एक तो हम फर्स्ट मीडियम तो हमारा सेम है, एयर एयर एयर, तीनों ही केस में एयर है हमारा फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम जो है हमने इसमें वाटर लिया है, इसमें ग्लास है, इसमें डायमंड है, तीनों ही अलग अलग मीडियम है। और तीनों की डेंसिटी आप देखोगे, वाटर की डेंसिटी फिर ग्लास की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, डायमंड की डेंसिटी ग्लास से ज़्यादा है, मतलब इनकी डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। वाटर की डेंसिटी एयर से ज़्यादा है, फिर उस ग्लास की डेंसिटी इससे भी ज़्यादा है, डायमंड की डेंसिटी ग्लास से भी ज़्यादा है, तो इनकी डेंसिटी जो है इंक्रीज़ कर रही है। तो जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज़ करती जाएगी, ये जो लाइट है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो इस तरह से जब इसको एयर टू वाटर ट्रैवल किया, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तीनों ही जगह सेम एंगल बन रहा है, पर जैसे जैसे मीडियम हमने डिफरेंट मीडियम में लाइट एंटर की, मान लीजिए एयर टू वाटर एंटर की, तो 32 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, जैसे ही एयर टू ग्लास एंटर किया 28 डिग्री का एंगल बना। मतलब ये जो लाइट है बेंड करती जाएगी, बेंडिंग इसकी बढ़ती जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। जितना ज़्यादा डेंस होगा उतनी ही ज़्यादा लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये केस आपको याद रखना है कि जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग ऑफ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बेंड द लाइट। तो किस ऑब्जेक्ट की कितनी एबिलिटी है, ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा बेंडिंग किस में हुई, डायमंड में, क्योंकि इसकी एबिलिटी ज़्यादा है लाइट को बेंड करने की। क्यों है, क्योंकि इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ज़्यादा है। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा लाइट को बेंड करेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें 2-3 केस आपको याद रखने हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI से लिख देती हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग ऑफ लाइट। जितनी ज़्यादा बेंडिंग होगी उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बेंड द लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग ऑफ लाइट। उसके अलावा सेकंड केस में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, आपको ये 2-3 चीज़ें इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is directly proportional to, refractive index is directly proportional to optical density। optical density, जितनी ज़्यादा चीज़ डेंस है उतनी ही ज़्यादा वो बेंड करेगी लाइट। ठीक है, देखो यहाँ देखा था ना आपने, इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती जा रही है और लाइट जो है बेंड करती जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसकी बेंडिंग बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी को हम बढ़ाते जाएंगे। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, अच्छा वाटर का आगे एक टेबल भी दिया है, मैं बता देती हूँ। वाटर का एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ ऑलवेज 1। एयर और वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम 1 कंसीडर करते हैं, 1 होता है। ठीक है, एंड वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ 1.3। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज़ 1.5 एंड डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ 2.4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी बताया क्या है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बेंड द लाइट। तो इसकी एबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज़्यादा होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, because refractive index is inversely proportional to speed of light। refractive index is inversely proportional to speed of light। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। क्या याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसकी जितनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एंड जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। आई होप ये तीनों ही चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा एन जो है ना, एन को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर कर रहे हैं। अभी एब्सोल्यूट ये वाला बता देती हूँ पहले, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अच्छा, रिफ्रैक्शन आपको समझ आया क्या है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में हमने 2 केस किए कि अगर रेयरर टू डेंसर लाइट जा रही है तो क्या होगा, और डेंसर टू रेयरर जा रही है तो क्या होगा। रेयरर टू डेंसर जा रही है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, RDT, एंड इफ इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, DRA। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है दोनों केस। उसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली है क्या, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू बेंड अ लाइट। जिस ऑब्जेक्ट की, जिस मटेरियल की जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी लाइट को बेंड करने की, उसकी उतनी ही ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है,
एंड जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी स्पीड ऑफ लाइट उसमें मतलब उस ऑब्जेक्ट में स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हुआ। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद दो टर्म्स आपको और करनी है। वन इज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड अनदर इज़ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें तो क्या होता है ना, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम और एयर ऑलवेज। इसमें जो फर्स्ट मीडियम है इट ऑलवेज रिमेन सेम, ये या तो वैक्यूम होगा या तो एयर होगा। इसमें सेकंड मीडियम जो गिवन मीडियम है वो चेंज होता रहेगा। मान लीजिए ग्लास है, वाटर भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, बट जो फर्स्ट मीडियम है इट ऑलवेज रिमेन सेम, वो या एयर होगा या वैक्यूम होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रही हूँ कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्स्ट मीडियम वुड बी ऑलवेज एयर और वैक्यूम। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफन डिनोटेड बाय एन। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम सी से डिनोट करते हैं, ऑब्लिक स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम को वी से। कि फर्स्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट in the vacuum और एयर ऑब्लिक स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब वो मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर है, एयर है, डायमंड है, ग्लास है। एयर तो नहीं होगा, ग्लास है, वाटर है या डायमंड है। ये जो है ये चेंज होता रहेगा, बट ये जो फर्स्ट मीडियम है ये ऑलवेज फिक्स्ड, ये एयर ही रहेगा। ठीक है, सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको निकालने को आता है, फाइंड आउट करने को आता है, तो आप कैसे निकालोगे? इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम ऑब्लिक स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। सो n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम v। ठीक है, इतना समझ आ गया। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है ना, दोनों ही मीडियम चेंज होते रहेंगे। ठीक है, इसमें दोनों मीडियम जो है वो चेंज होते रहेंगे। इसमें एयर लिया हुआ है, ये तो डायग्राम थोड़ी सी मैंने चेंज करनी पड़ेगी। इसमें दोनों मीडियम चेंज होंगे। मान लीजिए ये ग्लास है, फर्स्ट मीडियम हमारा वाटर मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें दोनों मीडियम चेंज होंगे। इसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो फर्स्ट मीडियम जो था हमेशा वैक्यूम में एयर ही रहेगा, बट इसमें जो है दोनों मीडियम चेंज होते रहेंगे। फर्स्ट मीडियम माइट भी वाटर है या डायमंड है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड मीडियम मान लीजिए ग्लास है, डायमंड है, वाटर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें दोनों मीडियम चेंज होते रहेंगे। एब्सोल्यूट में आपको याद रखना है फर्स्ट मीडियम ऑलवेज एयर और वैक्यूम ही रहेगा, और इसमें जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दोनों मीडियम चेंज होते रहेंगे। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे मेजर करेंगे? हाउ मच लाइट बेंड्स व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। It is calculated as the ratio of the speed of light in the first medium to the speed of light in second medium. उसमें क्या था एब्सोल्यूट में? स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, बट इसमें क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम ऑब्लिक स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। तो इसको इस तरह से डिनोट करोगे आप। n2 क्या है? n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंडिकेट कर रहा है n, और 2 मतलब विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, फर्स्ट मीडियम ये है, सेकंड मीडियम ये है, और सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों मीडियम का। आपको ये याद रखना है। n2 मतलब n2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, n2/n1 इज इक्वल टू v1/v2, और ये वैल्यूज़ याद रखना। ये यहाँ n2 है तो यहाँ v1 होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम ऑब्लिक स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, और n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम ऑब्लिक स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज n इज इक्वल टू c अपॉन v, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज, यही लिख देती हूँ, दैट इज n2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ठीक है, ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्स्ट मीडियम वुड बी ऑलवेज एयर और वैक्यूम, और जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें दो मीडियम के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। दोनों मीडियम कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा।
ओके, आई होप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों ही आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए अब जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें चलते हैं। इसमें क्या था देखो, इसमें सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है, किसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। तो पहले ये देखिए, ये जो टर्म है एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, ये शो कर रहा है अगर एन मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी एंड स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगी। ठीक है, हमने अभी किया था ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड बेंडिंग ऑफ लाइट एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये याद रखनी है आपको, स्पीड ऑफ लाइट। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता चलना होना चाहिए कि डेंसिटी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी, जो चीज़ जितनी डेंस है उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही ज़्यादा होगा, और उस जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा डेंस होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। तो ये तीनों रिलेशन आपको पता होनी चाहिए। एंड इफ एन डिक्रीज कर रहा है, अगर एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो वो भी डिक्रीज करेगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मान लीजिए डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है लाइट, ये डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेयरर मीडियम है। मान लीजिए ये वाटर है और ये एयर है या ग्लास है, एयर मान लीजिए। ठीक है, जैसे ही डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएगी तो इस एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, एज कम्पेयर टू वाटर। वेट, ठीक है, तो एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू वाटर, एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ये कुछ मटेरियल दिए हुए हैं और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, पर्सपेक्स 1.4, ग्लास का 1.5, डायमंड का 2.4, और इन तीनों में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज होती रहती है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट 2.3 × 10⁸। अगर आपको याद हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आएंगे तो आपको पता होना चाहिए। एक तो गिवन होगा और एक आपको फाइंड आउट करना होगा। आगे एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, अब अभी करेंगे वो भी। पर्सपेक्स में स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸। पर्सपेक्स और ग्लास दोनों में ही जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम रहेगी, 2.0 × 10⁸। डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज़ 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक। अब एब्सोल्यूट समझ आ गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझ आ गया। अब एक न्यूमेरिकल दिया हुआ, ये कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ डायमंड इज 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एन का रिलेशन आपको पता है, एन का फॉर्मूला आपको पता है, एन इज इक्वल टू C/V। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑब्लिक स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमें दे रखी है, इट इज़ गिवन 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरह से एयर और ये है डायमंड। एयर टू डायमंड जब लाइट ट्रैवल करेगी तो इट बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल, क्योंकि आपको बताया था जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा डेंस होगा, जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसमें लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल इस तरह से बेंड हो गई। अब स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितनी है, 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसमें स्पीड 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो इसमें स्पीड कम होगी ना लाइट की, क्योंकि इसमें डेंसिटी ज़्यादा है, तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब एन इज इक्वल टू C/V वैल्यू पुट करोगे आप। सी की वैल्यू, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक और चीज़ आपको याद रखनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यूनिट्स जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसमें कोई यूनिट नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितनी है, 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। मीटर ये तो आपस में कट जाएगा, 10⁸ भी आपस में कट जाएगा। अब क्या बचेगा, 3 / 1.25। तो जब इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.4। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो स्पीड ऑफ लाइट है
स्पीड ऑफ लाइट मतलब ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सॉरी, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया 2.4, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, सॉरी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.4। तो जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें उतना ही ज़्यादा, मतलब वो मटेरियल उतना ही ज़्यादा डेंस होगा, उतना ही ज़्यादा डेंस है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट में ये फॉर्मूला है कि रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी पीछे जो किया, सॉरी ये जो पीछे करके आया ना वही फॉर्मूला है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी किया था ना हमने n2 डिवाइडेड बाई n1, स्पीड ऑफ लाइट v1 अपॉन v2, इस तरह से। ये स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल 1 विद रिस्पेक्ट टू विद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो ये सेम फॉर्मूला है। इसमें n2 1 की जगह n1 2 भी आ सकता है, मतलब ऑपोजिट कर दें अगर इस फॉर्मूला को तो वैसा भी कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो इसमें ये उल्टा हो जाएगा, फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसमें 2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब n1 डिवाइडेड बाई n2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले सही है। अगर क्वेश्चन आपको आता है तो इस तरह वैल्यू पुट करके आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू c अपॉन v। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आते हैं। लास्ट टॉपिक है ये। लॉज क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन के जो 2 लॉज थे वैसे ही 2 लॉज रिफ्रैक्शन के हैं। रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था कि इंसिडेंट रे, इस तरह से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे थी ना और ये रिफ्लेक्टेड रे थी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई, नॉर्मल कहाँ ही भाग रही है, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो फर्स्ट लॉ है दिस इज ऑल्सो सेम कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इस तरह से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द, ये भी सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। तो फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का सेम है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसका जो सेकेंड लॉ है रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मतलब रेशियो किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मीन्स, कॉन्स्टेंट मतलब इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, साइन आई मतलब एंगल ऑफ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू n/1। इसका जो फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ वो ये है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n/1। इसको n/1 को आप n2 डिवाइडेड बाई n1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये स्नेल्स लॉ है कि वो जो है ऑलवेज कांस्टेंट होगा। जितना इस एंगल को बढ़ाओगे उतना ही एंगल जो है कम होता जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों है, अगर ये 35 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पे तो ये भी 35 डिग्री एंगल ही बनाएगा। अगर मान लो ये 40 डिग्री एंगल बना रहा है इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 40 डिग्री ही बनाएगा। मतलब दे आर ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू किसके इक्वल होगा हमेशा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, उसके मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ हम क्यों स्टडी करते हैं, स्नेल लॉ से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, वी कैन फाइंड आउट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो। तो ये तीनों ही चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं हम स्नेल्स लॉ के फॉर्मूला से। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। अब है आपके कुछ क्वेश्चन आंसर, तो ये क्वेश्चन आंसर्स हम देख लेते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, टोटल हैं हमारे 10 क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी इनको कर लेते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी पढ़ा के आई हूँ तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे मुझे। ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज रियल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफर्स अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फैक्ट, कि जो पिन होल कैमरा है उसमें जो इमेज फॉर्मेशन बनती है ना वो रियल इमेज बनती है। तो इसमें से कौन सी एक एक्सप्लेनेशन है जो इस स्टेटमेंट मतलब इस स्टेटमेंट से रिलेटेड है, इस स्टेटमेंट को ट्रू बता रही है। जो फर्स्ट इज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब इस स्टेटमेंट पे डिपेंड कर रही है वो चीज़। ठीक है, लाइट चेंजेस पाथ व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, रिफ्रैक्शन की बात नहीं हो रही है। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। पिन होल कैमरा में आपने देखा था ना कि जो लाइट थी
वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, उसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज़ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि अभी समझा के ही आई हूँ जस्ट, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है, कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता देना, मैं एक बार फिर से बता दूँगी। Second question is, a ray of light enters two media X and Y having different optical density. Refer to the table given below. Identify A, B, C and D. मतलब हमारे पास दो मीडियम है, एक X है एक Y है, दोनों की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो डिफरेंट है। रेफर टू द टेबल गिवन, आइडेंटिफाई A, B, C and D। तो इसमें A, B, C, D हमें बताना है क्या है। अच्छा, आपको मैंने एक चीज़ तो बताई थी कि जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ करेगी, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ करेगी तो क्या होगा, जहाँ स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ करेगी मतलब वहाँ उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो डिक्रीज़ करेगी, है ना, ऐसे था ना। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। अच्छा, एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो वेवलेंथ है ना, इसमें फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ चेंजेस इन्वर्सली विद द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ कर रही है ना तो वेवलेंथ डिक्रीज़ करेगी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ कर रही है ना, तो जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ करेगी, वेवलेंथ डिक्रीज़ करेगी। और अगर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ करिए तो वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, एक मिनट। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं अब क्या हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़, चेंज इन फ्रीक्वेंसी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम अगर लाइट जा रही है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी जो है सेम रहेगी, एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ करेगी तो ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा जब वो एक से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। ये आपको तीनों चीज़ें पता चल गई। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ कर रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, फ्रीक्वेंसी आपको बताया कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ करी तो वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वहीं पे अब सी क्या होगा, सी वेवलेंथ डिक्रीज़ कर रहा है, इट मीन्स सी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या होगी, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन ए में क्या है, नो चेंज। नो चेंज किस में है, इसमें तो नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो दो ऑप्शन कट हो गए, दो ऑप्शन बचे, सेकंड और थर्ड। अब इसमें बी क्या है, बी डिक्रीज़ कर रहा है, बी डिक्रीज़ किस में कर रहा है, सेकंड में। और सी इंक्रीज़ कर रहा है, सी इंक्रीज़ कर रहा है, एक मिनट, सी इंक्रीज़ करना चाहिए ना, एक मिनट, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट अगर ये डिक्रीज़ कर रही है तो सी इंक्रीज़ करना चाहिए हमारा, एक मिनट, मेरे को ए नो चेंज, एक मिनट इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेती हूँ एक बार। अच्छा, इसमें जो है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, वैसे सी इंक्रीज़ होना चाहिए, एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को देख लूँगी, आप भी एक बार क्वेश्चन देख के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे इसका ऑप्शन तो यही होना चाहिए, नो चेंज, बी डिक्रीज़, सी इंक्रीज़, नो चेंज। एक बार मैं इसके आंसर की भी देख लूँगी कि उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। माइट भी क्वेश्चन में ही कोई प्रॉब्लम थी या क्या था, ठीक है। तो इसका वैसे हम सेकंड ऑप्शन ही लेके चलेंगे, बट फिर मैं एक बार चेक कर लूँगी, ठीक है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन इज़, अ टीचर गिव्स द फॉलोइंग मटीरियल टू टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। दो ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के, टीचर ने अलग अलग मटीरियल दिया है सबको, ठीक है। दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है स्टूडेंट्स को। ग्रुप ए जो है उनको क्या दिया, 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्ट्रिप्स, अ सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट, सम पीसेस ऑफ बैंगल्स एंड कार्डबोर्ड ट्यूब एंड डिस्क। और जो ग्रुप बी थे उनको क्या दिया, 2 प्लेन मिरर्स एंड हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग गैजेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ग्रुप ए एंड बी यूजिंग द अबव सेट्स ऑफ मटेरियल। मतलब ग्रुप ए के बच्चे जो हैं इस मटेरियल से क्या बना सकते हैं, ग्रुप बी के बच्चे इस मटेरियल से क्या बना सकते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्ट्रिप्स और सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट, ये सब चीज़ें, सम पीसीज ऑफ बैंगल्स किस में यूज़ कर रहे थे हम, कैलिडोस्कोप बनाने में यूज़ कर रहे थे। और 2 प्लेन मिरर्स को हम और हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रख रहे थे एट 45 डिग्री। उससे क्या बना रहे थे हम, उससे हम बना रहे थे पेरिस्कोप, ठीक है। तो ग्रुप ए के बच्चे क्या बनाएंगे, कैलिडोस्कोप, और ग्रुप बी के बच्चे बनाएंगे पेरिस्कोप। तो ऑप्शन
जो 3 है दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम वी इट्स स्पीड डिक्रीजेज एंड ऑन फर्दर एंटरिंग टू मीडियम सी इट्स स्पीड इंक्रीजेज. मतलब कोई रे ऑफ लाइट है, ये मीडियम ए है और ये मीडियम बी है और ये मीडियम सी है. ठीक है. तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, इस तरह से, तो उसकी जो स्पीड है ना वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी. जब स्पीड डिक्रीज़ करती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. एंड ऑन फर्दर एंटरिंग इनटू मीडियम सी, उसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो क्या करेगी, ये इस तरह से नॉर्मल लाई करेगा, इसकी स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज. जब इंक्रीज़ करती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है. तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए बी सी कैन नॉट बी कंपेयर्ड फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन. जी नहीं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज़ मोर देन बी एंड सी. जी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज़ लेस देन बी बट इक्वल टू सी. ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एज़ कम्पेयर टू सी बट एज़ कम्पेयर टू बी. जी नहीं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड सी आर लेस देन बी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड सी आर लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी. देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग ऑफ लाइट. ठीक है. जितनी ज़्यादा लाइट बेंड करेगी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा है. इसमें बेंड कर रही है लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है. बेंड करे ना टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है. ठीक है. तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मतलब इसकी ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है. दैट्स वाई ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड सी, ए और सी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दिस इज़ लेस देन बी. बी के कंपैरिजन दोनों का कम है. ठीक है. तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का आंसर. अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप एक बार जो मैंने पीछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी कराया है ना, एक बार फिर से वो पढ़ना. उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे तो आपसे ईजिली क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. सारी चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगी बट थोड़े से अंडरस्टैंडिंग वाली हैं. थोड़ा सा आप समझोगे तभी आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाओगे. क्वेश्चन नंबर 5 इज वेट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट fall on a surface and get reflected in a completely diffused manner. What can you say about the nature of image of the object? क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन अ सरफेस. किसी सरफेस पे लाइट रेज आई. ठीक है. मान लीजिए कोई सरफेस है, लाइट रेज आई, इस तरह से इंसिडेंट रे आई एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन ए कम्प्लीटली डिफ्यूज्ड मैनर. कम्प्लीटली डिफ्यूज्ड मैनर मतलब कोई भी कहीं भी जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका कोई पैरेलली नहीं जा रही है. इंसिडेंट रे आई, इस तरह से इंसिडेंट रे आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस कहीं भी जा रही है डिफ्यूज्ड मैनर में. तो ये कहाँ होता था, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था. इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि जो इंसिडेंट रे आती है वो रैंडमली कहीं भी जा रही है, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, वो पैरेलली नहीं जाती है. तो वो कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ इमेज. अब इसमें जो इमेज बनेगी, नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, वो ये पूछ रहा है. तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था क्योंकि ये जो रेज हैं कहीं भी मीट नहीं कर रही है, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मीट नहीं कर रही है ना, ये कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है. ठीक है. तो इसकी जो इमेज होगी, नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, कोई भी इमेज फॉर्मेशन इसमें नहीं होगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ शैडो फॉर्मेशन. शैडो फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. मतलब ये 4 आपके पास प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं. शैडो फॉर्मेशन की फिनोमिना को कौन सी 4 प्रॉपर्टी जो हैं, इनमें से चारों में से कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो हैं जो शैडो फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी मतलब शैडो फॉर्मेशन को फॉलो कर रही हैं. ठीक है. मतलब इसकी प्रॉपर्टी है शैडो फॉर्मेशन की. ठीक है. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट ट्रेवल्स एट हाई स्पीड. लाइट इज कम्पोज्ड ऑफ 7 कलर. लाइट डज नॉट पास थ्रू opaque object. So light travels in a straight line. Of course it is based on rectilinear propagation of light. Yes. ठीक है. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था ना कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन मीन्स इट फॉलोज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. तो इस फिनोमिना को तो शैडो फॉर्मेशन फॉलो कर रही है. लाइट ट्रैवल्स एट हाई स्पीड. जी नहीं, इसका कुछ काम नहीं है, इसका भी नहीं. और लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट. कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, माना एक पेड़ ही है, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, जब लाइट के आगे आएगा तभी तो इमेज फॉर्मेशन होएगी ना. तो येस, लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, ये भी एक फिनोमिना है शैडो फॉर्मेशन का.
तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी जो है ये है राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी एंड ए। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू अ पेरिस्कोप। इनमें से कौन सा एक फिनोमिना जो है पेरिस्कोप, मतलब कौन सा एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है पेरिस्कोप, ये बताना चाहिए हमें। तो पेरिस्कोप जो है हमने देखा था इस तरह से पेरिस्कोप बन रहा था ना, इस तरह से, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे था, और ये दो 45 डिग्री एंगल पे हमने 2 मिरर्स लगाए थे, ठीक है। तो ये जो था, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट हम देख रहे थे इस तरह से, यहाँ पे लाइट आ रही थी, रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, लाइट फिर उसके बाद लाइट वापस यहाँ जाएगी इस ऑब्जेक्ट पे, देन वी आर एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट। तो ये जो है दिस इज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके, दिस इज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, not refraction of sound, refraction of light, or not for total internal reflection. Okay. Question number 8 is match the gadgets given in column A with apparatus required to prepare the in column B. कॉलम ए में गैजेट्स दिए हैं, कॉलम बी में उनको बनाने का सामान दिया, अपरेटस दिए हैं कि कौन सा जो गैजेट है उसके लिए कौन कौन से अपरेटस यूज़ होंगे, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होगा, ठीक है। तो पिन होल कैमरा फर्स्ट है। पिन होल कैमरा के लिए आपको पता है क्या चाहिए, एक कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए, एक कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए और 2 मिरर चाहिए, मिरर नहीं, कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए और एक ट्रांसलूसेंट शीट चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा चाहिए, पिन होल कैमरा के लिए हमें चाहिए 2 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट साइजेस ट्रांसलूसेंट स्क्रीन, यस, ये चाहिए पिन होल कैमरा के लिए। कैलिडोस्कोप के लिए पता है 3 मिरर चाहिए, 3 मिरर स्ट्रिप्स चाहिए, सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट कहाँ है, 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स। ये पेरिस्कोप बनाने के लिए 2 मिरर चाहिए और कार्डबोर्ड चाहिए, कहाँ है, 2 प्लेन मिरर एंड हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स। न्यूटन डिस्क के लिए एक डिस्क चाहिए पेंटेड विथ 7 कलर्स, ठीक है। ये तो इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए, ए का ऑप्शन है 4, ए का 4 किस में है, ए का 4 इसमें नहीं है तो ये कट गया, ए का 4 इसमें है, ए का 4 इसमें है और इसमें भी नहीं, मतलब इन दोनों में से कोई आपका ऑप्शन होगा। कैलिडोस्कोप बी का 3 देखिए किस में है, बी का 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर दिस, सेकेंड इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज, ये हिंदी मीडियम वाले हिंदी में रीड कर लेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज रियल, कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है ये सेकंड टाइम तो नहीं, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, दोनों बार अलग अलग पेपर में पूछा गया, तो मैंने दोनों ही बारी उठा लिया ये क्वेश्चन। इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज रियल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट प्रोवाइड द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना। तो कौन सी एक प्रॉपर्टी है जो इस फिनोमिना को डिस्क्राइब कर रही है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ बेस्ड ऑन दिस फिनोमिना दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, डैश इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सी अराउंड कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे देखने के लिए इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है। कॉर्नर्स पे देखने के लिए हम किसको यूज़ कर रहे थे, मान लीजिए इस तरह से हमने पेरिस्कोप यूज़ किया था ना, इस तरह से पेरिस्कोप यूज़ किया था, बीच में कोई ऑब्स्टेकल है और अगर हमें इस साइड देखना है तो हम किसको यूज़ कर रहे थे, पेरिस्कोप को। तो पेरिस्कोप इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सी अराउंड कॉर्नर्स, तो कौन सा है पेरिस्कोप, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। एंड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश एंड एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर, और ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दिस इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल वाई। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, रिफ्लेक्शन पे, ठीक है, ये बेस्ड है रिफ्लेक्शन पे। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो थर्ड ऑप्शन है यही राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ये 10 क्वेश्चन हमने कर लिए डिस्कस, हमारी आज की क्लास होती है यहीं पे कंप्लीट। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। और एक क्वेश्चन था स्टार्टिंग में जो मैं आपको एक बार नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे, इसका मुझे ऑप्शन नंबर 2 ही लग रहा है, फिर भी एक बार मैं चेक कर लूँगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास होगी कंप्लीट, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हम कर लेंगे लाइट तो हो गया ना आज, लाइट, शेडो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे टॉपिक हो गए हमारे। अब हम नेक्स्ट करेंगे मिरर और लेंस, बाद में करते हैं आई वाला टॉपिक, ह्यूमन आई कर लेंगे, ठीक है, ह्यूमन आई कर लेंगे एंड उसके बाद फिर मिरर एंड देन लेंस, ओके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशू साइंस अकेडमी में मिल जाएगी, ये इसका PPT एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।